नमस्कार बंधुओं, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूँ। इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इसमें ये टॉपिक आज का भारत की देशी रियासतों या राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। इस टॉपिक के अंतर्गत पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत के देशी राज्यों या प्रांतों के प्रति क्या नीति अपनाई थी। इसमें सबसे पहला पार्ट जो हमने बताया था वो बताया था प्रारंभ से लेकर के और 1858 ईस्वी तक का, जिसमें मैंने बताया था कि जो गवर्नर जनरल भारत आए थे उन्होंने अपनी अपनी नीति लागू करके किस तरीके से उन्होंने भारतीय राज्यों को अधिकृत किया था। लेकिन उन्होंने एक नीति अपनाई थी ये कि भारतीय राज्यों को जीता तो, लेकिन वहां पर शासन स्वयं नहीं चलाया, बल्कि उन राज्यों के जो शासक थे, चाहे वो नरेश हो, नवाब हो, राजा हो, महाराणा हो, कोई भी हो, उनके हाथ में ही उनका शासन छोड़ दिया था और अपनी नीति लागू की थी। तो अब जो दूसरा चरण है, दूसरा फेज है, दूसरे फेज में कुछ चेंज आता है और उसके बारे में आज बात करेंगे। भाग 2 के बारे में द्वितीय चरण, सेकंड फेज जो शुरू होता है वो होता है 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का। इस फेज के अंदर कुछ अलग परिवर्तन आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली यहाँ पर यह है कि जो पहला चरण था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का चरण। 1857 में जब विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह के अंतर्गत बहुत सी रियासतों ने भाग लिया। जो रियासतें परेशान थीं उन्होंने भाग लिया और जो दूसरी रियासतें थीं उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो कहने का चाहिए मतलब ये कि भारतीय जो प्रांत थे, जो राज्य थे, वो 2 भागों में बट गए थे। एक भाग ऐसा था जो राष्ट्रवादी विचारधारा के पोषक थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया और उसके बाद में भी अपनी उसी विचारधारा को कायम रखा। लेकिन दूसरा एक ऐसा वर्ग था जो कि जिसने नया जमींदारी वर्ग अंग्रेजों ने जो तैयार कर दिया था, वो वर्ग अंग्रेजों का साथ दे रहा था, वो रियासतें अंग्रेजों का साथ दे रही थी। तो दूसरे चरण में क्या होता है कि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया जो है वो घोषणा करती हैं और वो घोषणा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद दरबार में पढ़ाकर सुनाई जाती है और उसके आधार पर ये कहा जाता है कि अब कंपनी का शासन समाप्त होता है और भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन होगा, ब्रिटिश क्राउन का शासन होगा। क्राउन अर्थात राजमुकुट एक ऐसी संस्था थी जो राजा या रानी जो भी होता था उसके समस्त वैधानिक कार्यों को संचालित करती थी, संकलित करती थी। ठीक, तो अब उसके अधीन भारत हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। इसीलिए ये एक संक्रमण काल है, ट्रांजिशन पीरियड है ना। और इस ट्रांजिशन पीरियड में किस तरीके से नीति अपनाई जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो नीति अब अपनाई जा रही है, अब बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। अब है अधीनस्थ संघ की नीति, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट फेडरेशन। अर्थात अब ब्रिटिश सरकार, अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, जो भारतीय राज्य हैं, जो देशी राज्य हैं, उन राज्यों को एक सबऑर्डिनेट संस्था के रूप में स्वीकार करेगी, यानी अपने अधीनस्थ के रूप में स्वीकार करेगी और उनका एक संघ बनाया जाएगा। संघ बनाया जाएगा। तो ये जो संघ है वो संघ ब्रिटिश साम्राज्य का क्षेत्र होगा। ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्र में भी सभी राज्य आ जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली ये है कि 1857 से पहले
अंग्रेजों की जो नीति थी वो ये नीति थी कि भारतीय राज्यों के इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी करके वहां के राजा को या वहां के शासक को शक्तिहीन कर देना, लेकिन उसके बाद भी उसको पद से नहीं हटाना है। शक्तिहीन कर देना है, पद से नहीं हटाना है, उसको पद पर रखते हुए अपनी पॉलिसीज को लागू करना है, अपने रेगुलेशन को लागू करना है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, आंग्ल सिख जब युद्ध हुआ तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, उसमें लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि से सिख संतुष्ट नहीं थे तो फिर भैरववाल की संधि हुई। और उस समय राजा दिलीप सिंह जो कि नाबालिग थे और अल्पवयस्क थे, उनको बनाए रखा गया और जो उनकी महारानी संरक्षिका थी, महारानी जिंदन, उनको हटा दिया गया ताकि शक्ति कम हो जाए और उनके स्थान पर हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में एक 8 सदस्यीय दल बना दिया गया। वो दल वहां का शासन चलाएगा और राजा दिलीप सिंह को फिर भी नहीं हटाया। दूसरे सिख युद्ध के अंतर्गत भी सिख पराजित हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने राजा दिलीप सिंह को नहीं हटाया। और बाद में राजा दिलीप सिंह तो इंग्लैंड पढ़ने चले गए और उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार किया था। तो इसी तरीके से दूसरे जो राज्य थे, जैसे मैसूर का उदाहरण ले लें। अब मैसूर में क्या किया था? मैसूर में 4 युद्ध हुए। मैसूर 2 हैदर अली ने लड़े, 2 टीपू सुल्तान ने लड़े। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद भी अंग्रेजों ने पूरी तरीके से मैसूर पर शासन स्थापित नहीं किया था, बल्कि जो कृष्णराज वाडियार थे उनके वंश के एक अल्पवयस्क बालक को गद्दी पर बिठा दिया। कहने का मतलब सीधा सा समझना यह है आपको कि अंग्रेजों ने 1857 से पहले क्या किया कि भारतीय राज्यों में दखलंदाजी तो की, उनका शोषण तो किया, उनका दोहन किया, लेकिन वहां के शासक को हटाया नहीं या उन्हीं के वंश के शासक को बनाए रखा, अपनी सत्ता स्थापित नहीं की पूरी तरीके से। लेकिन ये नीति 1858 के बाद बदल गई और 1858 के बाद ये हुआ कि अब जिन राज्यों पर कब्जा किया जाएगा उन पर पूरी तरीके से अंग्रेज शासन चलाएंगे। ठीक, तो ये चीज समझनी थी। तो अब जो नीति अपनाई गई उस नीति को कहा गया पैरामाउंट्री इज पैरामाउंट। पैरामाउंट्री इज पैरामाउंट अर्थात सर्वोच्चता सर्वोच्च है, सर्वोच्चता सर्वोच्च है। और इस सर्वोच्चता सर्वोच्च है का मतलब क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पैरामाउंट्री के रूप में करेगी काम, मतलब सर्वोच्च रहेगी और वो आदेश जारी करेगी उन राज्यों के लिए, वो राज्य उन आदेशों का पालन करेंगे। तो इसके अंतर्गत 3-4 बातें थी, उनको समझना बहुत जरूरी है। पहली बात ये थी कि ब्रिटिश सत्ता को देशी राज्यों का पूर्ण अधिकार, देशी राज्यों पर पूर्ण अधिकार हो गया। पहली बात क्या? पहली बार ये चेंज आया, मैंने आपको बताया कि इससे पहले राज्यों पर पूर्ण अधिकार नहीं किया जाता था, लेकिन अब ये बात कही गई कि अब पूर्ण अधिकार किया जाएगा। किसी तरीके से उनको वो छूट नहीं दी जाएगी जो कि पहले दी गई थी। अब क्या होगा? ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाया जाएगा। दूसरी जो बात थी, अंतरराष्ट्रीय संबंध। जो राज्य थे, राज्यों को इससे पहले क्या था कि राज्य किसी भी दूसरे राज्य के साथ, किसी भी दूसरी शक्ति के साथ अपने संबंध स्थापित कर सकते थे, लेकिन अब ये परिवर्तन कर दिया गया 1858 ईस्वी के बाद कि कोई भी राज्य बिना ब्रिटिश सरकार की अनुमति के दूसरे राज्य के साथ या किसी अन्य शक्ति के साथ, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो,
किसी तरीके के अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित नहीं कर सकता। एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूं कि जैसे मैसूर के अंदर टीपू सुल्तान थे। जब टीपू सुल्तान युद्ध कर रहे थे तो उन्होंने फ्रांसीसियों से भी मदद मांगी थी, तुर्की लोगों से भी मदद मांगी थी। इसी तरीके से जब बंगाल के अंदर युद्ध हुआ तो बंगाल में सिराजुद्दौला ने दूसरे लोगों से भी मदद मांगी है। शाह आलम ने भाग लिया था और उस युद्ध बक्सर के विद्रोह के समय, और मुगल शासक ने भी भाग लिया था। तो अवध के नवाब ने, मुगल शासक ने भाग लिया, यानी वो संबंध स्थापित कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये बात स्पष्ट कर दी गई। तीसरी बात, राजा पर पूर्ण अधिकार, यानी राज्यों के जो शासक होंगे उन शासकों पर पूरा अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे तो किसी को राजा बना सकती है, उसको किसी भी तरीके का आदेश दे सकती है, उसको उसके पद से हटा सकती है, पूरा का पूरा अधिकार दे दिया गया। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि मणिपुर में 1891 ईस्वी में मणिपुर में क्या हुआ, जब मणिपुर के राजा ने कोशिश की स्वतंत्र होने की, तो उसको पद से हटा दिया गया और उसके छोटे भाई को कमिश्नर की हत्या के आरोप में उसको फांसी की सजा दे दी गई और उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को राजा बना दिया गया। तो ये इस तरीके के उदाहरण थे जिससे ये स्पष्ट होता है कि अब अंग्रेजों ने पूरी की पूरी सत्ता जो है वो अपने हाथ में ले ली थी राज्यों की। अगली जो बात है, महत्वपूर्ण बात है, वो ये है उत्तराधिकार का निर्णय। उत्तराधिकार का निर्णय। अब जैसे किसी भी राज्य के अंतर्गत जो राजा था और राजा के मरने के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो ऐसी स्थिति में जो राज्य के लोग होते थे वो निर्णय लेते थे या महारानी निर्णय लेती थी। लेकिन अब ये स्पष्ट कर दिया गया कि अब किसी भी भारत के किसी भी राज्य में अगर उत्तराधिकार की समस्या है तो उसके लिए निर्णय सर्वोच्च सत्ता लेगी। सर्वोच्च सत्ता का मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगी, बल्कि कोई अन्य इसका निर्णय नहीं लेगा। तो कहने का मतलब है राज्यों के ऊपर ये शिकंजा कस दिया गया। अगली बात, सत्ता से बेदखल करना। सत्ता से बेदखल करना, तो इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सरकार ने ये अधिकार अपने हाथ में ले लिया कि अगर किसी भी राज्य में शासन अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है अथवा जनता के द्वारा किसी तरीके की शिकायत मिल रही है, राजा जन कल्याण नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां का शासन जो है वो अंग्रेज डिसाइड करेंगे, अंग्रेज निर्णय लेंगे कि क्या करना है, और वे क्या करेंगे, राजा को बेदखल कर देंगे, उसको हटा देंगे और उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था करेंगे, दूसरा राजा बनाएंगे। ऐसा ही इन्होंने गुजरात में किया था, जब गायकवाड़ वंश के माधवराव को हटा करके सयाजी राव को शासन सौंप दिया था। तो ऐसे कई स्थानों पर इन्होंने किया जहां पर इस निर्णय को, तो ये 5 बातें 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश नीति में शामिल हुई जिसके द्वारा राज्यों पर प्रभाव पड़े। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि आखिर इस समय जो नीति अपनाई गई थी उसकी विशेषताएं क्या थी।
अब इस नीति ने क्या कार्य किया, किस तरीके से किया, इसकी विशेषताएं क्या थी? सबसे पहली विशेषता थी जो महारानी विक्टोरिया थी, है, तो ये महारानी विक्टोरिया के घोषणा के द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया था। और महारानी द्वारा गारंटी, यानी महारानी विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा ये कहा गया था कि भारत की जनता, जो ब्रिटिश साम्राज्य की जनता है, उसको ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा समझा जाएगा और उसके पूरे कल्याण के लिए ब्रिटिश सरकार काम करेगी, उनके हितों के लिए काम करेगी। तो ये हितों की गारंटी महारानी विक्टोरिया के द्वारा दी गई थी। इसकी पहली विशेषता तो ये थी। दूसरी बात थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सनदें जारी की गई थी। ये सनदें 140 थी। 140 सनदें जारी की गई। सनद का मतलब है आदेश जारी करना, फरमान जारी करना राज्यों के प्रति। और ये महारानी विक्टोरिया की घोषणा के आधार पर लॉर्ड कैनिंग, जो कि उसमें तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये दरबार आयोजित किया था। उस दरबार में इस घोषणा को पढ़कर के सुनाया गया था और फिर उन्होंने अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग आदेश जारी किए थे, जिनको सनदें कहा गया था। इनके बाद भी जो गवर्नर जनरल बनकर आए, उन्होंने भी 17 सनदें जारी की थी। तो इन आदेशों के द्वारा राज्यों पर पूरी तरीके से अधिकार करने की कोशिश की गई थी। लॉर्ड लिटन जब भारत आया गवर्नर जनरल बनकर के, तो उसने 1876 ईस्वी में आया था। 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक रहा था। उसने एक भव्य दरबार का आयोजन किया है और उस दरबार में जो देसी राजा थे, उन देसी राजाओं को बुलाया और बुला करके फिर उन देसी राजाओं का एक संघ बनाने की कोशिश की और उसका नाम रखा प्रिवी परिषद। प्रिवी परिषद के नाम से एक संघ बनाने की कोशिश की, जिसके द्वारा राज्यों को नियंत्रित किया जा सके और राज्य जो है वो एक मंच उनको प्राप्त हो गया। तो राज्यों को लाभ ये हुआ कि उन्हें एक मंच प्राप्त हो गया जहां पर जाकर वो अपनी बात कह सकते थे। और लिटन का उद्देश्य ये था कि इसके बहाने हम इनको आदेश जारी करते रहेंगे, हमारे कंट्रोल में रहेंगे। तो ये एक काउंसिल बनाई थी। हालांकि ये जो प्रिवी परिषद थी, प्रिवी काउंसिल थी, बाद में एक न्यायिक संस्था के रूप में विकसित हुई और इसके द्वारा न्याय भी किया गया। तो प्रिवी काउंसिल जो थी, प्रिवी परिषद थी, वो एक संगठन बनाने की कोशिश की लॉर्ड लिटन ने। इसके बाद देखेंगे, अगली बात देखेंगे तो जो मल्हार राव थे, गायकवाड़ थे, उनको गद्दी से हटा दिया गया था और 1875 के अंतर्गत ये कार्यवाही हुई थी। 1875 में राजा बदलना, बड़ौदा के राजा को बदल दिया गया था। मल्हार राव को हटा करके सयाजी राव गायकवाड़ को बिठा दिया गया था। और इसके बाद मणिपुर में, जैसा कि मैंने बताया, मणिपुर में परिवर्तन कर दिया गया था। मणिपुर के अंतर्गत मैंने आपको बताया, वहां का जो राजा था उसे हटा दिया था। उसके छोटे भाई को कमिश्नर की हत्या के आरोप में मुकदमा उस पर चलाया गया और उसको फिर फांसी की सजा दे दी गई। तो इस तरीके से ये कार्यवाहियां जो है वो होती रही, इसी नियम के आधार पर, सर्वोच्चता के सिद्धांत के आधार पर। पटियाला का जो राजा था, पटियाला का, वो उसके क्षेत्र से रेलवे लाइन होकर के जा रही थी।
तो रेलवे लाइन के लिए उसने स्वीकृति नहीं दी, तो वहां पर विवाद पैदा हो गया। तो वहां पर भी कोशिश की गई अंग्रेजों के द्वारा अपने नियम लागू करने की। इसके बाद इन्होंने एक सैनिक इंपीरियल सर्विस ट्रुप्स, इंपीरियल सर्विस ट्रुप्स एक सेना बना दी गई, और ये सेना राज्यों के पास होती थी। और इसमें ये कहा गया कि अगर कोई भी राज्य जो है वो जो सेना रखे हुए अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए, जब अंग्रेजों को किसी युद्ध के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो उस सेना को उपलब्ध करवाना पड़ेगा। आगे चलकर के लॉर्ड कर्जन ने जो है वो इस सेना का काफी दुरुपयोग किया था, विभिन्न राज्यों में उनको दबाने के लिए इसका दुरुपयोग किया था। इसके बाद देखेंगे कि एक नरेंद्र मंडल, आ 1919 के अंदर जब भारतीय शासन अधिनियम लागू किया गया तो उस समय भी राज्यों के बारे में व्यवस्था की गई, और उसमें जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी इसको कहते हैं, तो उन्होंने इसकी कोशिश की। इससे पहले लॉर्ड मिंटो के जो सुधार लागू हुए थे उसमें भी राज्यों के प्रति नीति अपनाई गई थी। तो उसमें इन सभी की जो कोशिश थी, चाहे लॉर्ड कर्जन हो, चाहे लॉर्ड मिंटो हो, चाहे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हो, सबकी ये कोशिश थी कि सर्वोच्चता के सिद्धांत को लागू करते हुए राज्यों को अपने अधीन बना लेना। तो ये जो थी वो स्थिति लगातार राज्यों के प्रति कठोर होती चली गई, और राजाओं के जो विशेषाधिकार थे वो धीरे धीरे समाप्त होते गए। 1881 ईस्वी में मैसूर में फिर से दखलंदाजी की गई, और वहां की सत्ता को भी धीरे धीरे अपने हाथ में कर लिया गया। जो वहां वाडियार वंश का शासन चल रहा था उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीके से ये जो सर्वोच्चता की स्थिति चलती रही। अब बात ये आई कि आखिर ये सर्वोच्चता है क्या। तो जो मिस्टर बटलर थे, बटलर के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी के द्वारा ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई थी कि आखिर सर्वोच्चता क्या है। तो उसमें बटलर कमेटी ने ये तो स्पष्ट नहीं किया कि सर्वोच्चता क्या है, बल्कि ब्रिटिश सरकार के अधिकारों की व्याख्या की, और उन अधिकारों के आधार पर जो है वो ये कोशिश की गई कि राज्य लगातार इनके अधीन हो जाएं, ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाएं। और इसके बाद जो 1921 के अंदर जो मंडल बनाया गया था, नरेंद्र मंडल बनाया गया था, उसमें राज्यों की श्रेणियां कर दी गई थी, राज्यों की अलग अलग श्रेणियां कर दी गई थी। इसमें जो सदस्य थे 109, जो पहली श्रेणी के अंदर 109 राज्य थे, और इन सभी राज्यों को वोट देने का अधिकार था, प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था। तो कहने का मतलब ये जो 109 राज्य थे, इन राज्यों को एक तरीके से पूर्णाधिकार दिया गया था कि वो अपनी बात कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं। दूसरी श्रेणी के अंदर 127, इन 127 जो थे राज्य थे, इनका एक समूह बनाया गया, और इनमें से ये कहा गया ये दूसरी श्रेणी के थे, और इनमें से केवल 12 प्रतिनिधि, यानी पहली श्रेणी के जो राज्य थे उनको एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था, दूसरी श्रेणी के जो राज्य थे उनको 12 प्रतिनिधि भेजने थे। 109 को 109 भेजने थे, 127 को 12 प्रतिनिधि भेजने थे। और इसके बाद
जो तीसरी श्रेणी थी इसमें 125 थे। इनको प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं था। इनको किसी प्रकार का प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं था। और 2 राज्य ऐसे थे जो इस मंडल के सदस्य नहीं बने थे। 2 राज्य ऐसे थे जो इस मंडल के सदस्य नहीं बने थे। तो ये जो नरेंद्र मंडल बनाया गया था, ये पूरा का पूरा नरेंद्र मंडल इसलिए बनाया गया था ताकि ब्रिटिश सर्वोच्चता जारी रहे और राज्य में क्या हो रहा है, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, वो सारी की सारी सूचनाएं इस मंडल को मिलती रहे। और इस मंडल के द्वारा इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा गया, इसको ये बनाया गया था। इसके आधार पर ब्रिटिश सरकार की कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से इन राज्यों को अपने राज्य में शामिल किया जाए। और एक सबसे खास बात, विशेषता ये थी कि साम्राज्य की सीमा नहीं। ये कह दिया गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उसमें हर समय राज्य मिलते रहेंगे, उनका विलय होता रहेगा ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर। तो चूंकि विलय हो रहा है इसलिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ब्रिटिश साम्राज्य जो अभी थोड़े क्षेत्र में फैला, फिर एक राज्य मिल जाएगा तो और क्षेत्र में फैल जाएगा, एक राज्य और मिल जाएगा तो उस क्षेत्र के अंदर फैल जाएगा। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आज जो मैंने आपको बात बताई, अधीनस्थ संघ की नीति, जो 1858 से लेकर के 1935 ईस्वी तक का ये जो चरण था, इस चरण के अंदर यही नीति अपनाई गई थी। और एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार ने 1858 ईस्वी के बाद, बल्कि 1850 ईस्वी के बाद ही अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत बड़ा परिवर्तन किया था। और वो परिवर्तन क्या किया था कि 1850 ईस्वी से पहले अंग्रेजों का ये था कि एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिसोर्सेस, यानी भारत के संसाधनों को एकत्रित करके और इंग्लैंड ले जाना। ठीक उसी दौरान क्या हुआ कि 1750 ईस्वी के आसपास जो है आर्थिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति हुई। तो उद्देश्य ये था कि भारत से रॉ मटेरियल ले जाए, वहां पर बनाए और उसके बाद मंडी के रूप में भारत का उपयोग किया। अब इस दौरान क्या हुआ, चूंकि आर्थिक प्रगति होने लगी इंग्लैंड के अंदर, तो वहां सरप्लस पूंजी हो गई, अतिरिक्त पूंजी हो गई। औद्योगिक क्रांति के कारण से भारत से बहुत सारा धन ले जाते थे, वहां कारखानों में लगाते थे, वहां उत्पादन करते थे और उसको बेचते थे, जिससे उन्हें लाभ मिलने लगा। अब उनके पास ये था कि वो अतिरिक्त पूंजी को कहां लगाएं, तो उन्होंने भारत ही सबसे उचित समझा, यानी कि वे क्षेत्र जहां उपनिवेश थे उनके। और इसके लिए उन्होंने क्या काम किया, भारत में आकर के अब उन्होंने संरचनात्मक विकास किया, यानी स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया। जैसे आप देखेंगे कि 1853 ईस्वी के अंदर पहला रेल मार्ग बिछाया गया, पहली रेलगाड़ी चलाई गई। उसके बाद इसी तरीके से और बहुत सारी गतिविधियां, चाहे वो स्थानीय स्वशासन में परिवर्तन की हो, चाहे वो सड़कों के निर्माण की हो, चाहे वो औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की हो, चाहे वो व्यापारिक समृद्धि की हो, कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो, संरचनात्मक डेवलपमेंट होने लगा। और इसलिए संरचनात्मक डेवलपमेंट करने के लिए अंग्रेजों को जमीन चाहिए थी, अंग्रेजों को क्षेत्र चाहिए थे, अंग्रेजों को संसाधन चाहिए थे, अंग्रेजों को वर्कर्स चाहिए थे, सब कुछ चाहिए थे। वो कहां से मिलेंगे, वो मिलेंगे राज्यों से। और राज्य तभी उनको देंगे जब राज्यों के ऊपर उनका अधिकार होगा, तभी उन्हें वो आसानी से मिल पाएंगे, तभी वो आसानी से कंपनियां बना पाएंगे। सिंचाई के साधन, नलकूप लगाने शुरू कर दिए, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने शुरू कर दिए अंग्रेजों ने। तो अब तक क्या था, अब तक जो किसान हमारा ऋणी हो चुका था, जो जमींदार पिछलग्गू हो चुका था अंग्रेजों का, उसके साथ साथ हमारे देश पर जो है वो आर्थिक कर्ज भी होने लगा, क्योंकि बहुत बड़ी पूंजी वो संरचनात्मक विकास में लगाने लगे। तो इस तरीके से पहले चरण के अंदर जो द्वितीय
चरण था, सेकंड पार्ट था, उसका पहला चरण मैंने आपको बताया 1858 से 1935 ईस्वी तक। अभी हम और बात करेंगे जिसमें हम 1935 से लेकर के और 1947 ईस्वी तक क्या हुआ वो भी अभी विचार करने वाले हैं। अब जो दूसरा चरण है इसका तो वो है बी, बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947 तक। अभी हमने आपको बताया था कि 1858 से लेकर के और 1935 ईस्वी तक क्या नीति रही ब्रिटिश शासन की, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि किस तरीके से नरेंद्र मंडल बनाया गया, किस तरीके से राज्यों को श्रेणीकरण किया गया और किस प्रकार से सर्वोच्चता के सिद्धांत को लागू किया गया और उसके किस किस तरीके से स्टेप बाय उसकी प्रोग्रेस हुई, ये बताया गया। अब 1935 ईस्वी में क्या परिवर्तन होता है, एक बहुत बड़ा वैधानिक परिवर्तन होता है। सबसे पहले 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद भारत में एक कमीशन भेजा गया था स्टडी करने के लिए कि भारत के लोग आज़ादी प्राप्त करने के काबिल हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, क्योंकि भारत में आंदोलन चल रहा था। तो उसमें ये कहा गया कि भारतीय अभी इस लायक नहीं हुए हैं। तो फिर जो है 1919 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया था जिसका नाम था भारतीय शासन अधिनियम 1919। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था और इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई थी कि किस तरीके से ब्रिटिश सरकार भारतीय साम्राज्य के क्षेत्र में कैसे शासन चलाएगी, राज्यों की स्थिति क्या होगी, राज्य किस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाएंगे, ये सारी बात कही गई और भारतीयों को कब और किस प्रकार जो है स्वतंत्र किया जाएगा। इसमें एक व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारतीयों की शासन की जांच की जाएगी, भारत की जांच की जाएगी और ये देखा जाएगा कि क्या भारत के लोग आजादी को पाने के काबिल हो गए हैं कि नहीं, शासन चलाने के काबिल हो गए हैं कि नहीं, ये देखा जाएगा। और इसी को देखते हुए साइमन कमीशन आया था भारत में, जिसका भारत में बहुत सारा विरोध किया गया है और उसके बाद आंदोलन हुए। उसने रिपोर्ट दे दी कि अभी भारत के लोग इस काबिल नहीं हुए हैं, शासन नहीं चला सकते, जो वो चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि इस तरीके से हमारा साम्राज्य कंटिन्यू बना रहे। उसके बाद गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। आंदोलन के बाद में जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, वार्ताएं हुई भारतीयों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में, तरह तरह से के मुद्दे उठाए गए। 1932 में और 33 में ये गोलमेज सम्मेलन हुए और फिर इस निर्णय पर पहुंचा गया कि भारत में अभी प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है और उसको देखते हुए 1935 ईस्वी में फिर एक और अधिनियम पारित किया गया, ये भारतीय शासन अधिनियम 1935। जब ये 1935 में शासन अधिनियम पारित किया गया और इसी के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी बराबर के संघ की नीति, यानी भारत के राज्यों को अब बराबर का दर्जा दिया जाएगा है और एक संघ बनाया जाएगा। जब ये संघ की बात पहले भी हुई थी, फेडरेशन की बात, पैरामाउंट जब बना था, जब सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू हुआ था तो उसमें अधीनस्थ संघ बनाया गया था, सबऑर्डिनेट पॉलिसी थी, अधीनस्थ संघ था पहले, यानी कि जो राज्यों को शामिल किया जाएगा संघ के अंतर्गत वो सबऑर्डिनेट के रूप में वर्क करेंगे। लेकिन अब सबऑर्डिनेट नहीं, अब वो बराबर की यूनिट होंगे, यानी राज्यों को अधिकार दिए गए। अब ये क्या अधिकार दिए गए थे, क्या विशेषताएं थी, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें उनकी इच्छा की आधार, पहली बात ये थी
कि उनकी इच्छा पर ये कर दिया गया, निर्भर कर दिया गया कि वो इस संघ में सम्मिलित होना चाहते हैं अथवा नहीं होना चाहते हैं। बहुत से राज्यों ने संघ में शामिल होने की इच्छा जताई, बहुत से ने नहीं जताई। अब यहां पर था क्या? यहां पर यह था कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा के राज्य थे, वे तो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और दूसरे जो थे वे अनुकरण कर रहे थे। किसका अनुकरण कर रहे थे? अंग्रेजों का। तो बहुत से राज्य ऐसे थे जो आंदोलन में भाग न लेकर के अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। लिहाजा ये अब इच्छा पर डाल दिया कि आप संघ में शामिल होना चाहते हैं तो हो जाइए, नहीं होना चाहते तो कोई बात नहीं। अब बहुत से राज्य ऐसे थे जो अपने स्वार्थ के लिए संघ में शामिल हुए और अंग्रेजों की हर बात को मानने के लिए तैयार हुए, लेकिन कुछ उसमें से नहीं हुए। अगली बात, अब जो संघ बनेगा उस संघ के ऊपर ब्रिटिश सरकार कैसे नियंत्रण रखेगी, यानी केंद्रीय व्यवस्था कैसे नियंत्रण रखेगी, ये बात जो है राज्यों से कही गई कि आप अपनी इच्छा के अनुसार जो विषय चाहें वो संघ को दे दें। अब इस संघ का मतलब बाद में केंद्र सरकार बनता है ना? तो जो संघीय व्यवस्था है उसके तहत राज्य अपनी इच्छा के अनुसार विषय दे दें कि आप जो है वो हमारी बाह्य सुरक्षा संबंधी कानून आप बनाइए, आप नियंत्रण करिए उन पर, या हमारे जो वैदिक सब संबंध हैं उनके बारे में कहिए, यानी जो चाहे वो दे सकते हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, व्यवस्था का हो, किसी प्रकार का हो। तो ये बात कही गई। इसके बाद क्या हुआ कि इस अधिनियम के आधार पर चुनाव हुए 1937 में। चुनाव के आधार पर राज्यों के अंदर सरकारें बनी, लेकिन जो केंद्र में जो संघ में बनी वो असेंबली इसमें 33% जो है वो इनका प्रतिनिधित्व राज्यों का रखा गया, यानी 1/3 लगभग 33.3% रखा गया। और जो दूसरी थी परिषद या काउंसिल थी, उस काउंसिल में 40% रखा गया। यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है वो केंद्रीय स्तर पर असेंबली में 33.3% और परिषद के अंदर, काउंसिल के अंदर जो ये निम्न सदन था जिसमें 33.3% रखा गया, और ये उच्च सदन था जिसमें 40% रखा गया। तो इसके आधार पर राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया केंद्र के अंदर। अब ये जो सारी की सारी व्यवस्था की गई थी, तो ये जनसंख्या के अनुसार अब जो राज्यों में प्रतिनिधियों की संख्या थी वो जनसंख्या के आधार पर रखी गई थी, यानी जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उस राज्य के प्रतिनिधि भी ज्यादा होंगे। अब उन्नीस सौ 35 ईस्वी के अधिनियम आधार पर संचालन, जो भी कार्यवाही होगी, जो भी गतिविधि होगी, वो 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर की जाएगी। यानी कि जो कानून व्यवस्था या जो भी चीजें होंगी वो सब उसके आधार पर की जाएंगी। इसके बाद अगर हम देखें तो क्रिप्स मिशन
1942 ईस्वी में जब क्रिप्स मिशन आया, तो क्रिप्स मिशन ने जो व्यवस्था दी थी भारत के लिए, उस व्यवस्था को महात्मा गांधी ने और जो भारत के बहुत नेता थे उन्होंने इसकी बड़ी आलोचना की थी और ये कहा था कि पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ए फेलियर बैंक, यानी कि जो व्यवस्था भारत के राज्यों के लिए, भारत की जनता के लिए और भारत देश के लिए जो क्रिप्स मिशन के आधार पर रिपोर्ट दी गई थी, उसके आधार पर जो व्यवस्था की गई थी उसका भारत के लिए कोई महत्व नहीं था। गांधी जी का ऐसा कहना था। उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसे बैंक का चेक है जो दिवालिया हो चुका है, अर्थात इससे हमें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है कि राज्यों के ऊपर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ता चला गया, उनके हितों की बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं की गई। यद्यपि बार बार ये कहा गया कि राज्य स्वतंत्र हैं, चाहे तो संघ में शामिल हो चाहे न हो, सारी बातें कही गई थी, लेकिन वो स्वतंत्रता केवल दिखावे की थी, राज्यों को वास्तव में बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसके बाद देखेंगे 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन आया जिसने भारत की परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद, यानी 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और यूएनओ की स्थापना हो चुकी थी, तो यूएनओ के उद्देश्यों में एक उद्देश्य ये था कि परतंत्र राष्ट्रों को यथाशीघ्र स्वतंत्रता दिलवाई जाए, जिसके कारण से अंग्रेज अब मजबूर हो चुके थे कि जिन एशियाई और अफ्रीकी देशों के अंतर्गत उनका शासन था, उनका साम्राज्य था, उनको अब आजाद करना होगा, क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था इस तरीके की बन चुकी थी जिसको ये निगरानी करने का पूरा अधिकार दिया गया था। अब ये सोचते हुए इधर भारत में आंदोलन तेज चल रहे थे। पहले 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। उसके बाद फिर लगातार नेवी में विद्रोह हो गया, जन आंदोलन चलते रहे, लगातार भारतीय आंदोलन दबाव बनाता रहा और उसका परिणाम ये हुआ कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन ने भी जो व्यवस्था की उसमें उसने बताया कि भारत जब स्वतंत्र होगा तो राज्यों की स्थिति क्या होगी, राज्यों का विलय होगा और एक भारतीय संघ बनाया जाएगा जिसको यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाएगा, और वही यूनियन ऑफ इंडिया आजाद होने पर कहलाएगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इस तरीके की बात उस समय रखी। हालांकि रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बात कैबिनेट ने नहीं कही, लेकिन उसने ये रास्ता सुझाया आगे के लिए कि यूनियन ऑफ इंडिया ही आगे जो है वो अपना शासन चलाएगा, व्यवस्था करेगा। इसके आधार पर क्या हुआ, भारत में संविधान सभा बनी 1946 ईस्वी में, जुलाई में चुनाव हुए और उसके बाद संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ 12 दिसंबर को, 10 दिसंबर को हुआ और उसके बाद जो है 12 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू सेक्रेटरी बनाए गए और संविधान सभा ने काम शुरू कर दिया, व्यवस्था शुरू कर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखना शुरू कर दिया। तो ये सारी की सारी व्यवस्था कैबिनेट मिशन के आधार पर हुई। तो इस तरीके से राज्यों की व्यवस्था चलती रही। उसके बाद जब हमारा संविधान बन गया तो भारत को आजादी देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था और ये था 1947 ईस्वी का स्वतंत्रता अधिनियम। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये पारित किया गया और इस अधिनियम के आधार पर भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया। तदनुसार 15 अगस्त 1947 को हमने आजादी की शोभा देखी। तो अब स्थिति क्या बनी, अब 1947 के अंतर्गत जब हमें आजादी मिल गई तो हम आजाद हो गए और जो राज्यों के प्रति अब तक नीति अपनाई थी ब्रिटिश सरकार ने, वो नीति अब खत्म हो गई और ये सर्वोच्चता का सिद्धांत जो था, इस
अधिनियम के आधार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए सर्वोच्चता के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और अब भारत के राज्यों को संविधान के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि भारत के राज्य जिन्हें अब देसी रियासतों के नाम से थे, जिनकी संख्या 563 थी, ये कहा गया कि वे अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो भारत में शामिल हो चाहे पाकिस्तान में, क्योंकि जब आजादी दी गई थी तो भारत को 2 भागों में विभाजित करके आजादी दी गई थी। एक पाकिस्तान देश बनाया गया था और एक भारत देश बनाया गया था। तो ये कहा गया कि अब जो देसी रियासतें हैं, देसी राज्य हैं, वो चाहे तो भारत में शामिल हो सकती हैं और चाहे पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। और ये विवाद का कारण बन गया। उनमें से कुछ तो इच्छानुसार शामिल हो गई, कुछ के साथ सख्ती का बर्ताव किया गया। और भारत के जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ये एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का काम किया था, देसी रियासतों का भारतीय गणराज्य में। और अब भारत क्या बन गया था? भारत बन गया था गणराज्य। अब राज्यों का संघ जो ब्रिटिश सरकार में था वो राज्यों का संघ नहीं, अब गणराज्य बन गया था। नहीं, राज्यों का सब रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये थी कहानी भारत में देसी रियासतों के प्रति अंग्रेजों की नीति की, जिसको मैंने प्रारंभ से शुरू किया था, प्रारंभ से लेकर के, और 1858 ईस्वी तक आपको बताया पहले फेज के रूप में, जब कंपनी का शासन था, जब गवर्नर जनरल्स ने क्या नीति अपनाई थी। और दूसरे में मैंने आपको बताया है कि 1858 से लेकर के और 1947 ईस्वी तक जो 2 फेस आए, 2 स्टेप्स आए, उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए। पहले सर्वोच्चता के सिद्धांत, पहले अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई गई और उसके बाद बराबर के संघ की नीति अपनाई गई। और किस तरीके से 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हो गया तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गया और ये सारी की सारी नीति समाप्त होगी, सर्वोच्चता का सिद्धांत समाप्त हो गया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, गुड बाय।